एक फ्रांसीसी लेखक ने चार्ल्स शोभराज के रहस्यमय रवैये के बारे में लिखा था कि उसके अपराध और उसकी तमाम हरकतें इस बात की गवाही दे देती है कि उसकी इस फितरत के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छुपी हुई है। फ्रांसीसी लेखक का ये दावा है कि उसने सिर्फ चार्ल्स के अपराधों की फहरिस्त को देखने के बाद ही ये बात कही है, जबकि उसे चार्ल्स के बारे में और कुछ भी नहीं मालूम था। इस मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था जिसमें चार्ल्स शोभराज का भी नाम था, और उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कुंठा, अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई भी इसी तरह का अपराधी बन जाता है, जैसा कि चार्ल्स शोभराज नजर आता है। चार्ल्स शोभराज के बारे में ये बात एकदम सही निकली, क्योंकि दुनिया के तमाम सीरियल किलर के मुकाबले चार्ल्स शोभराज न तो गुस्सैल था और न ही कभी उसने अपने हिंसक स्वभाव को जाहिर किया था। इतना ही नहीं, उसके परिवार में भी उसके माता पिता में से किसी का कोई ताल्लुक कभी भी जरायम की दुनिया से नहीं रहा। उसकी वियतनामी माँ उसके भारतीय पिता से अलग होकर रहने लगे थे। वो कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगोन में पैदा हुआ था। उस वक्त इस शहर पर जापानियों का कब्जा था, लिहाजा जंग के उस माहौल में तकलीफ़ों के बीच पले बड़े चार्ल्स के दिलो दिमाग में इसका ज़बरदस्त असर हुआ था। शोभराज की माँ ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। जुर्म के मनोविज्ञान पर काम करने वाले जानकारों का ये आंकलन है कि चार्ल्स शोभराज को अपने हिंदुस्तानी बाप से इस कदर नफरत थी कि उसकी बदनामी के लिए वो जुर्म की दुनिया में गहरे उतरता चला गया, और ये उसकी नफरत का ही नतीजा था कि उसने अपने चंगुल में फंसी ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया। इतने मुल्कों की पुलिस को रहा हरदम इंतज़ार। हद चंद भाव नानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज, जो हिंदुस्तान के अखबारों और मीडिया में चार्ल्स शोभराज के नाम से मशहूर है, जरायम की दुनिया का ये ऐसा इकलौता किरदार है जिसकी ज़िंदगी तिलिस्म, रोमांच और ग्लैमर से सराबोर रही। फिर चाहे वो जेल के सलाखों के पीछे कैद में रहा हो या फिर खुली हवा में परवाज भरने वाले किसी आज़ाद पक्षी की तरह हो। वैसे बॉलीवुड के मसाला फिल्म डॉन का एक डायलॉग शायद इसी किरदार को जहन में रख कर लिखा गया होगा कि डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है। सचमुच एक वक्त ऐसा भी था जब चार्ल्स शोभराज का इंतज़ार कम से कम भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियों को चार्ल्स की कलाइयों का इंतज़ार था। लेकिन उसने कैदी के रूप में उसने सिर्फ 4 ही देशों में अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त बिताया। उसकी बातों के रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंसी तो फिर तो जिंदा नहीं बची। भाषाओं और लचीदार बात करने में माहिर चार्ल्स के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उसने जिस पर भी एक नज़र डाली तो फिर उस खूबसूरत महिला का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। चार्ल्स शोभराज का जिक्र आते ही एक के बाद एक कई किस्सों की पूरी फहरिस्त सामने आ जाती है। इस फहरिस्त में शोभराज से जुड़ा हर एक किस्सा ऐसा है जिस पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी अच्छी खासी 3 घंटे की एक दिलचस्प और रोमांच से भरपूर फिल्म तक बन सकती है। वियतनामी माँ और भारतीय पिता की औलाद चार्ल्स शोभराज को भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों में बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के करीब करीब हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थी। लेकिन इस शातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा,
इसका राज आज भी शोभराज के दिल में ही कैद है। जुर्म की दुनिया का ऐसा कोई गुनाह ही नहीं है जो चार्ल्स शोभराज ने न किया हो। उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो सांप की तरह ही अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया करता है और कई भाषाओं में बात करने का उसका लहजा मकड़ी के जाल की तरह उसके शिकार को पूरी तरह से उसके मोह पाश में बांध देता था। मजाल है कि उसका शिकार उसके जाल में आने के बाद छटपटा भी सके। शायद यही वजह है कि बस किसी भी जुर्म का नाम लो, उस गुनाह में चार्ल्स शोभराज का नाम लिपटा मिल जाएगा। इसी वजह से चार्ल्स को द सरपेंट भी कहा जाने लगा। बताया जाता है कि तिहाड़ के पहरे को तोड़कर वहां से निकल भागना और फिर पकड़ा जाना चार्ल्स शोभराज का एक मास्टर प्लान था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भागने में कामयाबी पाई थी, वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। असल में चार्ल्स शोभराज के बारे में यही बताया जाता है कि 1972 से 1976 के बीच करीब 24 हिप्पियों को मौत के घाट उतारा था। और ये भी कम दिलचस्प नहीं है। असल में चार्ल्स शोभराज ने विदेशी सैलानी महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया, जिनमें से ज़्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो सभी बिकनी में ही थी। लिहाजा चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर का नाम मिल गया। उसकी शिकार हुई ज़्यादातर महिलाओं ने ड्रग्स या नशीली दवाओं का सेवन किया था और मौत के घाट उतरने से पहले निजी पल भी बिताए थे। 1976 में चार्ल्स शोभराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही साथ चार्ल्स ने एक इजरायली सेनानी की हत्या भी कर दी थी, जिसकी वजह से उसे पकड़ा गया और पहले 7 साल की सज़ा और फिर 5 साल की सज़ा देकर चार्ल्स को तिहाड़ भेज दिया गया था। वैसे तमाम जुर्म के साथ साथ चार्ल्स शोभराज को जेल से फरार होने में तो जैसे महारत हासिल थी। वो एक बार नहीं, कम से कम आधा दर्जन बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सबसे महफूज कही जाने वाली जेल से ऐसे निकल जाता था मानो जेल के दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुल जाते हों। हालांकि चार्ल्स शोभराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था। मार्सिले की उस जेल में भयानक कैदियों के बीच गुजारा उसका वक्त शायद उसकी ज़िंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहाँ जेल में वो किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसे वहाँ के कैदियों से डर लगता था। बार डर निकल जाने के बाद तो वो जेल जाता और जब दिल करता तो वहाँ से निकल जाता। कुछ वानगी है चार्ल्स शोभराज की जेलों से फरार होने की। 1971 में चार्ल्स शोभराज ग्रीस की रोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर भाग निकला था और वहां से भागकर वो सीधा हिंदुस्तान आ गया। इसी साल चार्ल्स शोभराज मुंबई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन उसने अपेंडिसाइटिस के दर्द का ऐसा बहाना बनाया कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से वो पुलिस को चकमा देकर निकल भागा। 1972 में अफगानिस्तान के काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने जेल के पहरेदार को नशीली चीज़ खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। इसके अलावा 1975 में एक बार फिर चार्ल्स शोभराज को ग्रीस में पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजीना टापू की जेल में बंद कर दिया था। ये जेल शायद सबसे सुरक्षित भी है क्योंकि उसके चारों तरफ दूर दूर तक समंदर है। मगर चार्ल्स शोभराज वहां से भी पुलिस की आंख में धूल झोंक कर भाग लिया। ठीक इसी तर्ज में हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में ये बात हमेशा से ही मशहूर रही है कि ये भी दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक है, जिससे किसी भी कैदी का भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन ही माना जाता रहा है। ये और बात है कि अपवाद के तौर पर कुछ कैदियों ने इस मिथक को तोड़ा है और तिहाड़ से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब भी हुए। उन्हीं चंद किस्सों में चार्ल्स शोभराज का जिक्र आता है, जिसने 1970 और 80 के दशक में तिहाड़ को तोड़कर वहां से निकल भागने में कामयाबी हासिल की थी। 10 साल तिहाड़ में बिताने के बाद चार्ल्स शोभराज ने आखिर तिहाड़ से निकल भागने की अपनी साजिश को जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1986
को इतवार का दिन था। चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ के जेल अधिकारियों के पास एक दरख्वास्त भेजी, गुजारिश की कि वो अपने जन्मदिन पर जेल में सभी के बीच मिठाई बंटवाना चाहता है। तिहाड़ से 24 कत्ल का सजायाफ्ता मुजरिम का फरार होना जेल अधिकारियों पर भारी पड़ गया। सड़क से लेकर संसद तक में इसको लेकर सवाल उठे। लिहाजा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की गरज से तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चार्ल्स शोभराज की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में टीमें दौड़ा दी। 3 हफ्ते की भाग दौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और चार्ल्स शोभराज गोवा में फिर पकड़ लिया गया और इस वक्त किसी और शिकार की तलाश में वेश बदल कर घूम रहा था। चार्ल्स को जब वापस तिहाड़ लाया गया तो उसे सख्त पहरे के बीच काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उसके पास रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल की जांच समिति की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। चार्ल्स को तिहाड़ में रहते हुए 10 साल हो चुके थे और इस दौरान उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे उसको लेकर जेल अधिकारी कोई राय बना पाते। जेल में सारा काम वो कायदे और कानून के मुताबिक ही कर रहा था, बल्कि उसका ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। ऐसे में जेल अधिकारियों के पास उस पर शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो शैतान था। लिहाजा उसने तिहाड़ के जेल अधिकारियों से मिठाई बंटवाने की इजाज़त मिलने के बाद बाजार से मिठाई मंगवाई और उसमें नशा मिला दिया और फिर उसे जेल के भीतर मौजूद हर एक इंसान के बीच बंटवा दिया, जिसमें कैदियों से लेकर जेल के पहरेदार तक शामिल थे। मिठाई ने जैसे ही अपना असर दिखाया, शोभराज ने आराम से जेल की चाबी ली और जेल के फाटक खोलकर वहां से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने बाकायदा रिक्शा लिया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां से बाकायदा टिकट खरीद कर गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स शोभराज ने जेल से भागने और फिर से पकड़े जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था। सजाए मौत के चंगुल से निकलने के लिए ही शोभराज ने ये साजिश रची थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स को भारत में 12 साल की सज़ा मिली थी, जिसमें से 10 साल की सज़ा वो काट चुका था। अब उसे 2 साल की सज़ा ही और काटी थी, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि भारत में उसकी सज़ा पूरी होने के बाद मुमकिन है कि उसे थाईलैंड के कानून के हवाले किया जा सकता है। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन 20 साल तक थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे। लिहाजा उन इल्ज़ामों पर उसे सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। लिहाजा उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिसमें वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक आसानी से कुछ और साल तिहाड़ में ही काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स शोभराज अगले 11 साल तक तिहाड़ में रहा और 1997 में वो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी।